हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं संदीप भाई का होम टाउन या उनके घर की तरफ की एक जर्नी, यानी कि उनके शहर की तरफ की एक जर्नी जो है गोरखपुर से वाराणसी के बीच। तो आजकल तो वैसे भी इस रूट के ऊपर यूपी बिहार में अच्छे खासे जर्नी जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में फिर संदीप भाई का होम टाउन की तरफ जाने वाली ट्रेन को भी देखना चाहिए। तो यूपी में ही सारा सफ़र होने वाला है, गोरखपुर भी यूपी में और इधर से वाराणसी भी फिर यूपी में। तो कोई इतना ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं होने वाला। तो बाकी देखते हैं कि ये सफ़र कितना ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। तो फिलहाल मैं हूं अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे और यहां से मैं जर्नी करने वाला हूं अपने होम रूट पे। यानी कि मैंने बचपन में काफ़ी बार ट्रैवल किया होगा इस रूट पे, लेकिन कभी इसको अच्छे शूट नहीं किया, कभी आपको दिखाया नहीं। तो आज पहली बार यहां से मैं बनारस की जर्नी करने वाला हूं, और वो भी एक स्पेशल ट्रेन में, यानी कि गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस में। बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि भैया अपने होम रूट पे कभी ट्रैवल किए ही नहीं, मतलब ये जो भी मऊ इंदारवा रूट हो गया और मऊ के बाद का जो रूट हो गया वो आपने कभी दिखाया नहीं हमें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज मौका मिला है यहाँ जर्नी करने का, तो क्यों ना आज इस रूट को कवर करते हैं। और फाइनली आज मैं इस रूट को मैं कवर कर रहा हूँ और इसका ब्लॉग जो है वो शूट कर रहा हूँ। फिलहाल 4:15 पर डिपार्चर होने वाला है और सिर्फ आधे घंटे का वक्त है अपने पास। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अपनी ट्रेन जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे लगाई जाएगी, और उसके बाद अपनी आज की जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। और ये देखो यहाँ पे अनरिजर्व टिकट लेने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ जो है वो लगी हुई है। पंखा कितना बड़ा है और कई लोग तो नीचे बैठ के सो रहे हैं, पता नहीं मतलब उनकी ट्रेन कब होगी, कितने बजे होगी, वो लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। नो डाउट गोरखपुर जो है वो वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। अच्छा, ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी कि यहाँ पे ना जो लाइव ट्रेन स्टेटस है वो दिखाया जा रहा है कि कौन सी ट्रेन अभी कहाँ पहुँची है, कितना दूर है गोरखपुर स्टेशन से। ये चीज़ देख काफ़ी अच्छी लगी। मतलब इससे लोग जो है वो पूछताछ वाले जो विंडो है वहाँ पे थोड़ी भीड़ जो है वो कम लगेगी, लेकिन फिलहाल देखो भीड़ तो लगी हुई है वैसे भी। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे रेलवे का कि यहाँ पे आप अपनी ट्रेन नहीं बल्कि इतनी सारी ट्रेनों को आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो कहाँ पहुँची हैं और कब तक इस स्टेशन पे आने वाली हैं। तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव लगा मुझे। वैसे ये बात तो आपको पता ही होगी कि गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था ना, एक ज़माने में ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जिसकी लंबाई करीब 1.3 किलोमीटर थी। पर जब हुबली का प्लेटफॉर्म बना तो फिर ये जो है ये सेकेंड नंबर पे आ गया। हुबली का जो प्लेटफॉर्म है वो अराउंड 1500 मीटर लंबा है, तो इसलिए हुबली बन जाता है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन। और गोरखपुर जो है वो फ़िलहाल अभी सेकेंड नंबर पर आ चुका है। ये देखो हुबली पड़ता कहाँ है, मेरे सीन से निकल गया। खत्म हो जाते हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 देखो आप कितना दूर तक फैला हुआ है। शायद इधर वेस्ट वाली साइड होगी कर्नाटक में। और अगर बात करूँ जनरल क्लास की ना, तो बिल्कुल जनरल क्लास में सीटें जो हैं वो काफ़ी खाली हैं। आपको आराम सीटें जो है वो मिल जाएंगी, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई रश कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। आराम सीटें जो हैं वो मिल जाएगी। अभी आधे घंटे हैं डिपार्चर में और सीटें जो हैं काफ़ी खाली हैं। तो अगर बात करूँ जनरल क्लास की तो बिल्कुल जनरल क्लास भी बिल्कुल खाली है इंटरसिटी का। आराम से आपको सीट जो है मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि शायद आगे चल के, मतलब जैसे हमारी ट्रेन आगे देवरिया फिर भटनी पहुँचेगी, मऊ पहुँचेगी, तो उसके बाद नहीं बोल सकते, वहाँ से काफ़ी रश जो है वो आता है, लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी खाली है। वैसे अगर बात करूँ कोच कॉम्पोजिशन की तो करीब 7 जनरल कोच हैं इस ट्रेन में, और उसके बाद से जो नॉन AC चेयर कार हैं उनकी संख्या 10 है, ये बिल्कुल खाली हैं। और वही AC चेयर कार की संख्या इसमें 3 है। तो ये रहा कुछ कोच कॉम्पोजिशन इस ट्रेन का। बाकी चेयर कार जो है बिल्कुल आगे की तरफ लगा हुआ है। चलो थोड़ा अंधेरा ज़रूर से है, पर ये है इसका नॉर्मल चेयर कार, नॉन AC चेयर कार। तो क्या बढ़िया लग रहा है, मतलब डिज़ाइन देखो क्या अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वुडन टच जो उसको दिया गया है, और इंटीरियर कुछ ऐसा है इसका। अरे वाह, बहुत ही कंफर्टेबल है यार, मतलब सीटें वाकई में बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर बात करूँ मैं टोटल डिस्टेंस की, तो अराउंड 234 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हम करने वाले हैं। और ये जर्नी कवर करने में हमारी ट्रेन जो है वो अराउंड 5 घंटे 20 मिनट का वक्त लेने वाली है। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, गाड़ी जो है बिल्कुल जैम पैक चलती है, मतलब काफ़ी सारे पैसेंजर ट्रेन से ऑनबोर्ड हो चुके हैं। और अगर बात करूँ लोकोमोटिव की, तो इसमें WP7 जो है वो लगा हुआ है और एंड टू एंड तक ये ले जाने वाला है। चलिए, हमें प्रोसीड का सिग्नल जो मिल चुका है और हम बिल्कुल चलने को तैयार हैं।
और सिर्फ 4:15 का वक्त हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो शाम के 6:30 बज चुके हों। और सामने आप देखो तो WDG 6G लोकोमोटिव है वो, जो कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव है। करीब 6000 हॉर्स पावर का इसका पावर है और ये किसी ट्रेन का बिल्कुल अराइवल हो रहा है। ये WDG 4G हो जाए 6G हो जाए, इनके नज़ारे तो WDFC भी ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। हो सकती है। ये देखो, ये चढ़ती में चढ़ तो गए पर बहुत रिस्की था ये। और बाकी ये दो लोग जो है वो ये भी शायद ट्राई करेंगे। दरभंगा नई दिल्ली, अमृत भारत का भी रूट यही है, दिल्ली से तरफ बिहार संपर्क क्रांति। हाँ, हालांकि देखी भी है अभी 4 दिन पहले। गोरखपुर का एयरपोर्ट है, ठीक से दिखता नहीं है पर बिल्कुल पास में यहाँ से एयरपोर्ट। थोड़ी और देखो, हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा। बस सबज हुआ पड़ा है रूट ये भी। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सत्या भाई के साथ देखी है अभी पिछले दिनों। आजकल ज़्यादातर यही सफ़र देखने को मिल रहे हैं यूपी बिहार के बीच में। तो देखो, बढ़िया बारिश जो है वो शुरू हो गई शाम के वक्त में और पहुंचने वाले हैं चौरी चौरा रेलवे स्टेशन। और चौरी चौरा के बारे में एक कहावत है। कहावत का मतलब ये ट्रू कहानी है, ये सच्ची घटना है कि 1922 में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने क्या किया था कि 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था पुलिस चौकी के अंदर। और इस कारण से गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, यानी कि जो असहयोग आंदोलन था, उसको वापस ले लिया था। और यही चौरी चौरा स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं और उसके जस्ट बाहर ही आपको शहीद स्मारक जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि उन 22 पुलिस कर्मियों के लिए बनाया गया था। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिलहाल अभी चौरी चौरा को विजिट करने वाले हैं। और ये ओवरटेक तुमने सोचा ही नहीं था, शायद ये मेरे ख्याल से गोरखपुर दादर स्पेशल इसको ओवरटेक कर रहे हैं। वो देखो, वो स्मारक आपको देखने को मिल रहा है। देखो, यादगार शोहदा। बढ़िया बारिश में नींबू वाली चाय पीने को मिल जाए, और क्या चाहिए। मतलब अंदर अपनी सीट है पर अंदर बैठने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ आराम से बैठा हूँ और मज़ा आ रहा है। मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश में अगर चाय मिल जाए ना तो फिर क्या ही कहने। बाकी हाँ, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल यहाँ होता है क्योंकि भैया सामने वॉशरूम है, पर ठीक है, मतलब चलता है इतना तो। हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे और सामने से किसी ट्रेन का डिपार्चर भी हो रहा है। और ये है शहीद एक्सप्रेस और सरयू यमुना एक्सप्रेस। भाई उसका रेट शेयरिंग है।
अमृतसर जयनगर, जयनगर अमृतसर। ये गाड़ी भी काफ़ी लेजेंडरी है और इसको भी ट्रैवल करना है मुझे। अब ज़्यादा कुछ बताने को तो नहीं है इस स्टेशन के बारे में, लेकिन भीड़ बहुत है, काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप रश देखो बस। जनरल क्लास अचानक से भरने वाला है। वैसे काफ़ी लोग जो है वो ऑन बोर्ड हुए यहाँ पे, और बिल्कुल मतलब अनरिजर्व क्लास वाले भी लोग यहाँ आके बैठ गए। मतलब 7 जनरल कोच है इस ट्रेन में, और सभी लोग जो हैं वो रिजर्व कोचेज में आकर के बैठ जाते हैं। मोस्टली लोगों को यहाँ से भटनी के लिए सफ़र करना है, और इसलिए जो टीटी सर लोग होते हैं वो अलाउ कर देते हैं कि चलो कोई नहीं, ठीक है आप आराम से बैठ के ट्रैवल करो। पर हाँ, कोच के अंदर जो है वो जाना अलाउ नहीं करते। तो इस रूट पे रफ्तार उतनी होती नहीं है। फ़िलहाल अपना अराइवल हो रहा है भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो शाम के करीब 6 बजने वाले हैं और ट्रेन पहुंच चुकी है भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर मैं बात करूं भटनी की, तो हाँ काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ट्रेन को डिबोर्ड किया। जो लोग एसी क्लास में बैठे हुए थे, जो लोग मतलब आरक्षित क्लास में बैठे हुए थे, सभी लोग जो है वो यहाँ उतर चुके हैं। बाकी अगर बात करूँ भटनी की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है सलेमपुर और मऊ की तरफ जब हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ सीधा निकल जाएगी सीवान के लिए। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं, और इसलिए भटनी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। खुला डुला भी अच्छा खासा है। और इन लोग को देख करके जो पुराने दिन थे ना, गाँव वाले दिन थे, वो याद आते हैं जब हम ऐसी ट्रेन से उतर करके, और उस टाइम पे तो मतलब खेत हुआ करते थे, उन खेतों में चल करके अपने गांव पहुंचते थे। तो कुछ वो दृश्य जो है वो याद आ रहा है मुझे अभी। और भटनी सिवान मेन लाइन से हम अलग हो रहे हैं, और हमारी ट्रेन अब सलेमपुर की तरफ बढ़ रही है। अगर हम सीधे जाते तो पहुंचते सिवान की तरफ। सामने से निकल रही है गोदान एक्सप्रेस। ये भी काफ़ी प्रचलित गाड़ी इस रूट की। वैसे सलेमपुर जंक्शन जो है वो बहुत बड़ा जंक्शन नहीं है, यहाँ से बस एक छोटी सी लाइन जो है वो निकली। कोई तो बाज़ार है, मेरे ख्याल से बरहज बाज़ार को उसका कोई स्टेशन है, सिर्फ वहीं तक यहाँ से एक लाइन गई हुई है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी इसके बाद का जो स्टेशन है ना, मतलब अगर बात करूँ इंदारा की, तो वो एक बड़ा रेलवे स्टेशन है इस रूट पे। और यही वो लाइन है जो कि बरहज बाजार की तरफ निकल जाती है। ट्रैक के ऊपर सामान चौकड़ी करके बैठने वाले हैं, और अपना अराइवल हो रहा है इंदारा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। भाई मतलब देखो स्टेशन पे छोले बन रहे हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। रात का वक्त था इसलिए ठीक से आपको दिखा नहीं पाया मैं, पर लिटरली मतलब जो छोले बनते हैं ना, वो छोले बन रहे हैं बढ़िया, जो टिक्की समोसे बनते हैं वैसे बन रहे थे। तो शाम के 7:30 बजे का वक्त हुआ और पहुंच चुके हैं इंदारा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं गया था, अभी देखा मैंने स्टार्टिंग में कि छोले जो है वो बन रहे स्टेशन में, मतलब पहली बार देख रहा हूँ मैं
ये बिल्कुल गर्मा गर्म टिक्की छोले जो वो बन रहे थे। अब यहाँ कोई दिखा नहीं मुझे, अदरवाइज़ ज़रूर से मैं आपको दिखाता, पर उस साइड देखिए। चलो ठीक है। बाकी अगर बात करूँ मैं इंदारा की, तो ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और बड़ा जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलेगी सीधा मऊ की तरफ, जिधर हम जाने वाले हैं। एक लाइन यहाँ से निकलती है दोहरी घाट की तरफ, जो कि बहुत ही छोटी सी लाइन है वो, और भी नया नया उसका गेज कन्वर्जन जो वो हुआ है। एक ज़माने में उस रूट पे रेल बस जो है वो चला करती थी, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं कभी उस रेल बस में सफ़र नहीं कर पाया। तो वो डीजल रेल बस थी, इस रूट पे चला करती थी, घर के बिल्कुल पास में थी, पर उस टाइम पे उतना कुछ समझ थी नहीं कि वो चीज़ करनी चाहिए। पर अभी जब देखता हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि काश मैंने उस टाइम पे वो कर ली होती है। 2016-17 की बात है, उस टाइम पे चल रही थी गाड़ी। और बाकी एक लाइन यहाँ से निकलती है बलिया की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए इंदारा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और मैं बहुत पहले जब आया था तो यहाँ पर रेल बस के अवशेष जो थे ना वो मुझे यहाँ पे दिखे थे। मीटर गेज पे रेल बस चला करती थी पहले यहाँ से। अब तो फिर याद ही रह जाएगी। और इंदारा से बस कुछ ही देर के बाद में मऊ स्टेशन जो है वो आता है, और मऊ पहुँचने का थोड़ा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मऊ से बहुत ही गहरा नाता जो है वो जुड़ा हुआ है मेरा। फ़िलहाल अराइवल जो है वो हो रहा है, वो देख लेते हैं। अब ये पता नहीं किसी ट्रेन का तो डिपार्चर हुआ, अब मुझे मऊ में चेक करना पड़ेगा लाइव ट्रेन की कौन सा ट्रेन जो है अभी निकला वहाँ से, और इसके निकलते इसके डिपार्चर के बाद ही हमारा भी अब डिपार्चर का संकेत हो चुका है। ये कोई मंदिर वगैरह लग रहा है। मऊ से क्या याददाश्त बसता है संदीप भाई की। यहाँ तो बहुत ही शांति दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम शेड में जाएंगे ना, जैसे ही मेन स्टेशन अभी आएगा उसके बाद देखो आप, मतलब ऑलरेडी हम स्टेशन में ही हैं, पर ये एरिया बहुत शांत है क्योंकि बारिश हो रही थी। अभी यहाँ देखो कितना रश जो है वो आने वाला है अभी। तो वक्त हो चुका है शाम के 7:46 और थोड़ी ट्रेन लेट हो चुकी है यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि आप सामने से एक लाइन देख रहे होगे जहाँ से ट्रेन आ रही है, ये है आज़मगढ़ की लाइन। तो यहाँ से एक लाइन जो है वो आज़मगढ़ की निकल जाती है, और बाकी एक लाइन जो है वो निकलती है यहाँ से इंदारा की तरफ, और एक लाइन सीधे यहाँ से निकलेगी औडिहार होते हुए बनारस की तरफ। तो सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है। आज़मगढ़ से जर्नी देखी हुई है संदीप भाई के साथ। अच्छा, ये गोरखपुर लोकमान्य तिलक है, ये आज़मगढ़ की तरफ से नहीं आ रही है। मुझे लगा शायद उस तरफ से कोई ट्रेन आ रही है, ये पर फिर कुशीनगर एक्सप्रेस ये तो होगी। लोकमान्य तिलक गोरखपुर है। अच्छा, बाकी एक और चीज़ ये है कि यहाँ से एक नई लाइन गाज़ीपुर सिटी की तरफ बन रही है। चलो डिपार्चर जो है वो हो गया, तो गाज़ीपुर सिटी की तरफ भी एक लाइन जो है वो बनाई जा रही है, और जल्दी वो लाइन भी पूरी हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और अपना डिपार्चर हो गया मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। संदीप भाई की सीट में ले ली। तो रात के 9 बजने वाले हैं और अभी ट्रेन पहुंचने वाली है औडिहार जंक्शन। बाकी लेट तो हो चुकी है आधे घंटे। फिर से बारिश हो रही है। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं औडिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मन तो था थोड़ा बाहर जा कर के वॉकिंग करूं, पर बारिश जो है वो अच्छी खासी हो रही है। एक और चीज़ है कि औडिहार जो है वो अपने पकौड़ियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पकौड़ियाँ एक ज़माने में बहुत अच्छी मिला करती थी, लेकिन अब तो उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मतलब अब उतना वर्थ इट नहीं लगता मुझे। बाकी दिन के वक्त में ना
पूरे यहाँ पे पकौड़ी वाले जो वेंडर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और पकौड़ी जो वो बेचते हैं रात के वक्त में वैसे भी, और बारिश हो रही तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे वो तो। और बात करूँ कि ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, तो भैया यहाँ से एक लाइन जो है वो आती है गाज़ीपुर सिटी की तरफ से, यानी कि वो बलिया वाली लाइन। अगर बात करूँ अपने डिब्रूगढ़ राजधानी जो कि वाया छपराव को जाती है, वो यहीं से जाती है। और बाकी एक लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि बनारस सिटी और जंक्शन की तरफ, तो सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। एक कुमार जी माने प्राइवेट छपरा बिहार में। वो बताना भूल गया मैं आपको। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन ने सारनाथ को स्किप कर दिया, मतलब अब मैं सीधा उतरूँगा बनारस सिटी रेलवे स्टेशन पे, और क्या गज़ब स्किप था वो मैं आपको दिखा नहीं पाया बस। वाराणसी। तो चलिए मैं अपनी जर्नी को ख़त्म कर रहा हूँ वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि सारनाथ मुझे उतरना था और वहाँ पे ट्रेन क्या स्किप की, मतलब वो दिखा नहीं पाया आपको, पर बहुत ही गज़ब का स्किप था वो। और ये छोटा सा रूट था जिससे मुझे सफ़र करना था। बहुत बार लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप अपने होम रूट पर सफ़र करो, पर मैं कभी किया नहीं। आज फाइनली मौका मिला तो मैंने किया। बाकी चलो, आपकी जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। निकल के बारिश जो हो रही है, और मैं चलता हूँ वापस घर, और मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत कम ऐसा होता है कि इनकी जर्नी अपने घर में जाके ख़त्म हो, वरना तो प्रदेश में ही शुरू करते हैं और प्रदेश में ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा सफ़र था, लेकिन एक मुख्तसर सा सफ़र था, और संदीप भाई की ज़िंदगी में हमने ये बहुत बार देखा है कि जब इनके सफ़र प्रदेश में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इनका सफ़र जो है वो अपने घर में जाके इख्तिताम पज़ीर हुआ। गोरखपुर से इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया और वाराणसी तक 234 किलोमीटर का फासला तो तकरीबन 5-5.5 घंटे में तय किया गया। यूपी में सारा सफ़र चल रहा था, और शाम के वक्त जो नज़ारे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे थे। बाकी एक जो गैर मुतवक्किल चीज़ थी वो ये थी कि संदीप भाई ने गोरखपुर से निकलते हुए कहा कि यहाँ पर आपको जनरल क्लास में मारा मारी नहीं करनी पड़ेगी टिकट के लिए, सीट के लिए, और आसानी से आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। हालांकि ऐसा मुश्किल हो जाता है, जो भारत में चलने वाली ज़्यादातर ट्रेनें हैं उनकी जनरल क्लास में सवार, अभी तो ट्रेनें लग रही होती है प्लेटफार्म पर और चल रही होती है हल्की हल्की रफ्तार में अपने प्लेटफार्म में लगने के लिए, तो भी लोग भाग भाग के उस पर सवार होना शुरू हो जाते हैं। तो जनरल क्लास में जो है वो हमेशा ही भीड़ बनी रहती है, और ख़ास तौर पर इन दो रियासतों में तो कुछ ज़्यादा ही बनी रहती है। लेकिन उसके बावजूद ये ट्रेन फिर भी कुछ किस्मत है कि अपने शुरू होते वक्त भी, यानी जहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करती है गोरखपुर में, तो वहाँ पर भी ये जो है वो सीट मिल जाती है। बाकी रास्ते में कुछ एक छोटे बड़े शहर आ रहे थे जिनका नाम सारों का फर्स्ट टाइम सुनने को मिला था, क्योंकि ये रूट ही बिल्कुल पहली बार देख रहे थे। और एक जगह के बारे में बता रहे थे कि जहाँ पर 22 पुलिस एहलकारों को ज़िंदा जला दिया गया था, और उसके बाद फिर वो पता नहीं क्या कह रहे थे कि गांधी जी ने अपनी तहरीक तर्क कर दी थी, या उसमें जो तशद्दुद का या बगावत का पहलू कम कर दिया था, और उसके बाद फिर एक पुरअमन तहरीक को जन्म दिया था, जिसके नतीजे में ब्रिटिश से आज़ादी हुई थी हिंदुस्तान की। बाकी एक संदीप भाई का चूँकि होम टाउन भी है, वो बता रहे थे कि इन रास्तों के ऊपर अच्छी खासी उनकी शनासाई है, और जब एक स्टेशन से उतर के लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ जाना शुरू हो गए, तो वो भी कह रहे हैं कि हमें भी अपना बचपन का वक्त याद आ रहा है जब हम भी स्टेशन की इमारत से बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि स्टेशन के प्लेटफार्म क्रॉस करके ही गली मोहल्ले में या गांव में दाखिल हो जाया करते थे। लेकिन उस वक्त बीच में खेत हुआ करते थे। आज चूँकि आबादकारी काफ़ी होती जा रही है, तो ये चीज़ें भी कम होती जा रही हैं। और एक पुरानी याद भी ताज़ा कर रहे थे कि 2016-17 तक जो रेल कार चलती थी, उसकी जर्नी वो आज तक नहीं कर पाए, और वो अब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। तो एक छोटा सा सफ़र था और दरमियाना सा सफ़र था। ना तो इसमें वो हमें बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिली, और ना ही इसमें कोई खाने पीने की सहूलियत का कोई मामला था, क्योंकि एक मुख्तसर सा सफ़र था। तो इसमें जो चीज़ें थी, इंटरसिटी ट्रेन थी, तो इसका जो एक लेवल है वो राजधानी दुरंतो या शताब्दी जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा ही रोमांटिक सफ़र लग रहा था। और ख़ास तौर पर बारिश ने इस सफ़र को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना दिया। और ख़ास तौर पर ढलती शाम में जो संदीप भाई ने जो एक दो नज़ारे कैच किए, एक तो जो किसान पता नहीं चावल के दाने फेंक रहे थे या क्या फेंक रहे थे, और दूसरे नंबर पर जो एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था शाम में, वो के दो जो फितरती मनाज़र थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। बाकी बारिश ने इस सफ़र को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना दिया था। तो संदीप भाई के साथ ये मुख्तसर सा सफ़र गोरखपुर से उनके होम टाउन वाराणसी तक देख के अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का
बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।